एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी स्टार्ट किया था और साथ ही हमने डिटेल में पढ़ा था सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 जो बात करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में, हमने वो टॉपिक जो है स्टार्ट किया था और उसमें जीटीए का जो एक कंसेप्ट था वो पूरा कर लिया था। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहता हूँ। हमारी जो क्लासेस का नाम है, जो पहले फ्री क्लासेस हुआ करता था बेटा, वो चेंज हो गया। अब हो गया फ्री कॉम क्लासेस। नाम किस लिए चेंज किया बेटा, मैं बता देता हूँ। जो हमारी टेक्निकल टीम है उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से हमें नाम फ्री क्लासेस से बदलकर फ्री कॉम क्लासेस करना पड़ा। यानी अब जब भी आप YouTube पे सर्च करेंगे तो फ्री कॉम क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं। और ध्यान देना बेटा, कॉम जो है, कॉम में COMM है, यानी फ्री। फ्री की स्पेलिंग FREE और COMM, ये हो गया कॉम। और क्लासेस CLASSES। ठीक है बेटा, फ्री कॉम क्लासेस। तो इन केस जो आज हमारे नए व्यूअर हैं, जो हमें पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही शेयर कर सकते हैं किसी नीडफुल पर्सन को जिन्हें इन क्लासेस की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो बैलेंस पार्ट है हमारा रिवर्स चार्ज का, उसे कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस हमें करना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कैसे किए जाते हैं। इवन दो ये हमारे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हमें आइडिया हो जाएगा कि जीएसटी में हम गुड्स पर रेट किस हिसाब से लगाते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे फिर जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम के बारे में, क्या होती है कंपोजिशन स्कीम। और साथ ही हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट, यानी कंसेशनल रेट पर भी जीएसटी दिया जाता है। वो कौन कौन से पर्सन है जो उसे अवेल कर सकते हैं। तो बेटा ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट जो सर्विस है बेटा, वो बात करता है कि कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है या सीनियर एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट है, वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं किसे? बिजनेस एंटिटी को, जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। एक बात बेटा ध्यान देना, जब भी हम रिवर्स चार्ज पढ़ रहे हैं तो उस केस में हर जगह जितनी भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो बेटा टैक्सेबल टेरिटरी में ही प्रोवाइड की जा रही है। तो ये इम्प्लाइड वर्ड है टैक्सेबल टेरिटरी, इसे हमें समझ लेना है कि जब भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो वहां पर टैक्सेबल टेरिटरी होना ही होना है। ठीक है। Services supplied by an individual advocate, including a senior advocate or a firm of advocate, by way of legal services, directly or indirectly। देखिए, बात करता है सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं इंडिविजुअल एडवोकेट, जिसमें सीनियर एडवोकेट भी इंक्लूडेड है, या फर्म ऑफ एडवोकेट है, किसके थ्रू? लीगल सर्विसेज के थ्रू। डायरेक्टली प्रोवाइड करा रहा है या इनडायरेक्टली प्रोवाइड करा रहा है? किसे प्रोवाइड करा रहा है बेटा? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी हर केस में है, इसलिए आपके बाद से मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। सिंपल किसे प्रोवाइड करा रहा है? बिजनेस एंटिटी को। ठीक है। अब लीगल सर्विस का मतलब क्या है? लीगल सर्विस समझिए, एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, एनी मैनर, एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। देखिए, लीगल सर्विसेज में उन्होंने क्या इंक्लूड किया? अगर कोई एडवोकेट क्या करता है? एडवाइस देता है अपने क्लाइंट को, या कंसल्टेंसी की सर्विस देता है, या असिस्ट करता है, हेल्प करता है, या किसी भी मैनर में रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोर्ट में अगर कोई लिटिगेशन होती है तो वहाँ पे एडवोकेट जो है क्लाइंट के बिहाफ पे फाइट करता है, तो वो रिप्रेजेंटेशन सर्विस है। तो बेसिकली अगर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट या कोई फर्म एडवोकेट की वो सर्विस प्रोवाइड कराती है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो बेटा वो क्या है? रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी उन सभी सर्विसेज पर बिजनेस एंटिटी जो है वो जीएसटी पे करेगी। ठीक है बेटा। एक बात ध्यान देना बेटा, ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें एग्जम्पशंस के पॉइंट भी रिलेटेड है। चूंकि हमने अभी एग्जम्पशन चैप्टर नहीं किया है, तो सिंपल मैं आज आपको जितने भी रिवर्स चार्ज पढ़ाए हैं, या प्रीवियस क्लास में जितना भी आज आपको जितने भी रिवर्स चार्ज के कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, या जो प्रीवियस क्लासेस में हमने रिवर्स चार्ज के कंसेप्ट किए, मैंने वहां पर एग्जम्पशन से रिलेटेड एक भी पॉइंट अभी डिस्कस नहीं किया है। ठीक है बेटा। जितने भी हम पॉइंट पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ आरसीएम से रिलेटेड पढ़ेंगे, और जब हम एग्जम्पशन पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको इसे लिंक करा दूंगा कि आरसीएम में ऐसे है, एग्जम्पशन में ऐसे है, तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या बना। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। नेक्स्ट वो बात करता है सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी सर्विस कौन प्रोवाइड करा रहा है? एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोवाइड करा रही है। और किसे प्रोवाइड करा रही है बेटा? बिजनेस एंटिटी को। ठीक है। तो उस केस में भी रिवर्स चार्ज के प्रोविजन एप्लीकेबल है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी, कॉर्पोरेट और
पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए सर्विस कौन प्रोवाइड करा रहा है, एनी पर्सन, और किसे प्रोवाइड करा रहा है, एनी बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अब इसे जो है बेटा एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो मिस्टर ए हैं जो इंडिविजुअल हैं और एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ठीक है। वो क्या दे रहे हैं, स्पॉन्सरशिप की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं पेप्सी कंपनी को, एक्सवाइजेड फर्म को और मिस्टर सी को जो कि एक इंडिविजुअल है। तो यहाँ पर ध्यान दे बेटा, स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है, स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि जो ये पेप्सी कंपनी है, एक्सवाइजेड फर्म है या मिस्टर सी जो इंडिविजुअल है, उनके जो एडवर्टीजमेंट हो गए वो इस इवेंट में अलाउ कर रहे हैं मिस्टर ए। ये हो गया स्पॉन्सरशिप की सर्विस प्रोवाइड कराना। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये जो मिस्टर ए है, जब पेप्सी कंपनी जो कि बॉडी कॉर्पोरेट है, इसे जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उस पे क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, आरसीएम में। यानी कौन पे करेगा इसमें, जो कि है पेप्सी कंपनी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एक्सवाइजेड फर्म। एक्सवाइजेड फर्म को भी मिस्टर ए स्पॉन्सरशिप की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उस केस में भी जो भी जीएसटी बनेगा वो पे करेगी एक्सवाइजेड फर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज मिस्टर ए स्पॉन्सरशिप की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं मिस्टर सी को, जो क्या है इंडिविजुअल। तो ध्यान दे बेटा, इंडिविजुअल को अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर आरसीएम के प्रोविजन नहीं लगते, वहां पे लग जाएंगे बेटा फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज के प्रोविजन वहां पे अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या बोल रहा था हमारा प्रोविजन ये बता रहा था कि अगर सर्विस प्रोवाइड करा रहा है कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, स्पॉन्सरशिप की, किसे, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आरसीएम के प्रोविजन लग जाएंगे और बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म जो है वो जीएसटी पे करेगी। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी। इसे हम गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, तो हम इसे बोलेंगे गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करा रही है, किसे करा रही है बेटा, टू अ बिजनेस एंटिटी। एक बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करा रही है, तो उस केस में क्या होगा, आरसीएम के प्रोविजन लग जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहां पर है एक्सेप्शन। पहली एक्सेप्शन क्या बोलती है, अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कराती है किसी बिजनेस एंटिटी को, कौन से नेचर की, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो बेटा उस पर आरसीएम नहीं है, वो फॉरवर्ड चार्ज में है। एक्सक्लूडिंग वर्ड यूज किया है, हम एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं। सेकंड, सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो, जो सर्विसेज नीचे प्रोवाइड कराई गई है उनकी बात करते हैं। तो सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड कराई जा रही है, फर्स्ट सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी। सेकंड पॉइंट में क्या बात कर रहा है बेटा, वो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट अगर सर्विस प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर जो गवर्नमेंट को इंक्लूड किया है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसकी बात करती है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेल की सर्विस प्रोवाइड कराता है, सेल क्या है सर, ये सेल समझो बेटा, एस से है स्पीड पोस्ट, एस फॉर स्पीड पोस्ट, ए से जो है वो बात करता है बेटा एजेंसी सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट एल की है बेटा लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और ई फोर है बेटा एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ठीक है। तो अगर सेल की सर्विस प्रोवाइड कराता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, किसे, अदर देन ध्यान देना बेटा, सेल की सर्विसेज other than सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूटी, इनकी वो बात करता है। अगर अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी को सर्विस प्रोवाइड करा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेल वाली, तो बेटा क्या होगा, आरसीएम के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन सर अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या करा रहा है, प्रोवाइड कराता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी को प्रोवाइड कराता है, तो क्या होगा, तो बेटा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन हम उसे पढ़ेंगे एग्जेम्पशन चैप्टर में, ठीक है। यहां पर सिर्फ हम आरसीएम की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या प्रोविजन बना, प्रोविजन ये बोलता है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेल की सर्विस प्रोवाइड कराता है अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी, यानी गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट अगर सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो वहां पर आरसीएम के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। वहां पर क्या लगेगा बेटा, वहां पे लगेगा सर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है, समझ आ गया। 2I क्या बोलता है, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ ए पोर्ट एंड एयरपोर्ट। देखिए 2I में वो क्या बात करता है कि अगर सर्विस प्रोवाइड करा रही है कोई गवर्नमेंट, किस रिलेशन में, एयरक्राफ्ट या वेसल के रिलेशन में, और कहां पर, या तो पोर्ट और एयरपोर्ट पर, या आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, यानी पोर्ट और एयरपोर्ट के बाहर कहीं पर भी अगर सर्विस प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल, तो वो भी सर्विसेज बेटा क्या है,
वो आरसीएम के प्रोविजन से बाहर है, उन पे भी फॉरवर्ड चार्ज है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गुड्स या पैसेंजर का, और किसके थ्रू हो रहा है, सर्विस कौन प्रोवाइड करा रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, तो वहां पर भी बेटा आरसीएम के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। समझ आ गया? देखिए एक बार इसे फिर से समझते हैं। क्या बोलता है कि अगर कोई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी, प्रोवाइड कराती है सर्विस किसे, एनी बिजनेस एंटिटी, कोई भी बिजनेस एंटिटी को, किस नेचर की, किसी भी नेचर की, तो उस केस में आरसीएम अट्रैक्ट हो जाएगा, बिजनेस एंटिटी जो है वो टैक्स पे करेगी रिवर्स चार्ज में। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसे, बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। नेक्स्ट वो 2I की बात करते हैं कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है क्या, सेल की सर्विसेज अदर देन गवर्नमेंट, तो उस केस में आरसीएम अट्रैक्ट नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज। नेक्स्ट वो बात करते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है किसी बिजनेस एंटिटी को क्या, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल, वेदर इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ ए पोर्ट और एन एयरपोर्ट, तो उस केस में भी आरसीएम अट्रैक्ट नहीं होगा। अब गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है बिजनेस एंटिटी को क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, तो उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए 5A की बात करते हैं, जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेगा। आप चलिए, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट। देखिए अब वो क्या बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि सर्विस कौन सप्लाई कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, यूटी दे रही है, लोकल अथॉरिटी, जो हमने प्रीवियस केस में बात करती है, यानी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करा रही है, किस नेचर की, बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, किसे, रजिस्टर्ड पर्सन को। कहां रजिस्टर्ड होना चाहिए, सीजीएसटी एक्ट, यानी अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस रिसीव कर रहा है गवर्नमेंट से, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अट्रैक्ट हो जाएगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो जीएसटी पे करेगा रिवर्स चार्ज में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं 5B एंड 5C को समझते हैं, दोनों में कराता हूं आपको। आइए तो देखिए बेटा, समझते हैं 5 में क्या है, एक पर्सन है, एनी पर्सन यूज किया गया लॉ में, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है। उनके पास क्या है बेटा, उनके पास है एक लैंड। ठीक है। अब इस लैंड पे वो क्या कराना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, फ्लैट्स बनवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ है एक डेवलपर्स, जिसे हम प्रमोटर भी बोलते हैं, बिल्डर भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो पर्सन है, उस डेवलपर को क्या करते हैं, डेवलपमेंट राइट्स को वो ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टीडीआर भी बोलते हैं, या एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, वो क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो उस केस में देखिए जीएसटी कब लगेगा, तो लॉ बोलता है कि अगर ये जो फ्लैट्स इस लैंड पे बने, सपोज यहाँ पर फ्लैट्स बन गए हैं, अब ये जो फ्लैट्स इस लैंड पर बने, अगर सीओसी मिलने से पहले बिक गए हैं, सीओसी बेटा याद करिए, सीओसी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, सीओसी मिलने से पहले ये जो फ्लैट्स है सोल्ड हो गए, सोल्ड का मतलब यानी बुकिंग हो जाती है पहले, ऑलरेडी प्री बुकिंग हम बोल सकते हैं, सोल्ड हो गए हैं, तो उस केस में बेटा क्या होगा, जीएसटी के प्रोविजन नहीं लगेंगे, यानी आरसीएम कुछ भी नहीं है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और इन केस सीओसी मिलने के बाद ये सोल्ड हो रहे हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर जो है यहां पर क्या होगा, आरसीएम के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। आरसीएम के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे तो बेटा रेसिपिएंट कौन है, देखिए रेसिपिएंट समझिए, रेसिपिएंट डेवलपर है, वो क्या रिसीव कर रहा है, डेवलपमेंट राइट्स वो रिसीव कर रहा है, तो रेसिपिएंट हो जाएगा डेवलपर, और रेसिपिएंट हो गया डेवलपर, तो आरसीएम के केस में कौन पे करेगा, फिर डेवलपर जो है बेटा ये टैक्स पे करेगा। ठीक है, डेवलपर या प्रमोटर। ये था बेटा 5B। अब बात करते हैं 5C की। 5C बोलता है कि अगर लॉन्ग टर्म लीज पर दिया जा रहा है लैंड एनी पर्सन के थ्रू अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट, प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस और एनी अदर थिंग, यानी लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड दे रहा है, कौन दे रहा है, एनी पर्सन, किसे दे रहा है, प्रमोटर को या डेवलपर को, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, प्रमोटर जो है उस पर जीएसटी पे करेगा। याद रखना प्रोविजन एक ही, अगर सीओसी मिलने से पहले फ्लैट क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए हैं, तो उस केस में कोई जीएसटी नहीं है, आफ्टर सीओसी है तो सोल्ड हो जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना इस प्रोविजन में, ये प्रोविजन जो है टाइम ऑफ सप्लाई से भी रिलेटेड है, एग्जाम्पशन से भी रिलेटेड है, तो जब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पशन
और उसके बाद हम करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो मैं आपको ये जो प्रोविजन है वहां पर लिंक करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन वो बात करता है सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर है, वो सर्विस दे रहा है, किसे दे रहा है? कंपनी को दे रहा है। तो उस केस में जो भी वो सर्विसेज सप्लाई करेगा वो क्या हो जाएगी? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन बेटा ध्यान देना, एक पॉइंट यहां पे आता है कि सर डायरेक्टर अगर कंपनी का एम्प्लॉय है तो क्या होगा? तो याद करो बेटा शेड्यूल 3 सेक्शन 7 सप्लाई शेड्यूल 3 याद करिए। वो क्या बोलता था? वो बोलता था कि एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है ड्यूरिंग इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट तो वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। तो यहां पर कौन से डायरेक्टर की बात की जा रही है बेटा? यहां पर बात की जा रही है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। ठीक है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को देता है कोई भी सर्विस तो वो हो जाएगी टैक्सेबल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, यानी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो है उस पर टैक्स पे करेगी। चलिए नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट। अगर इंश्योरेंस एजेंट जो है वो सर्विस देता है किसे? इंश्योरेंस बिजनेस जो कैरी कर रही है, कंपनी कर रहा है या पर्सन कर रहा है, तो उस केस में जो भी पर्सन इंश्योरेंस बिजनेस कैरी कर रहा है वो बेटा आरसीएम में टैक्स पे करेगा, जीएसटी उसकी लायबिलिटी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। देखिए रिकवरी एजेंट अगर बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस देते हैं, क्या करते हैं? वो रिकवर करते हैं अमाउंट जो लोन देते हैं, एनबीएफसी या बैंक वगैरह लोन देते हैं। इन केस वो लोन क्या हो जाते हैं? नॉन रिकवरेबल हो जाते हैं। तो उस केस में ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो रिकवर करके देते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को, एनबीएफसी को उनके लोन की अमाउंट, और बदले में जो है कमीशन चार्ज करते हैं। अब उस कमीशन पर जो लगने वाला जीएसटी है वो कौन पे करेगा? वो पे करेगी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज ऑफ। देखिए इस पॉइंट में वो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई ऑथर सर्विस प्रोवाइड कराता है या म्यूजिक कंपोजर या फोटोग्राफर या आर्टिस्ट, किसे प्रोवाइड कराता है? ऑथर किसे करा रहा है? पब्लिशर को। फोटोग्राफर और आर्टिस्ट है वो किसे करा रहा है? प्रोड्यूसर को। और जो म्यूजिक कंपोजर है वो किसे प्रोवाइड करा रहा है? म्यूजिक कंपनी को। तो उस केस में जीएसटी लगेगा आरसीएम में। देखिए समझिए, एग्जाम्पल से बात करते हैं मिस्टर एस की। मिस्टर एस कौन है? मिस्टर एस है बेटा एक ऑथर। ठीक है, अब ये जो ऑथर है इनका जो भी कंटेंट है वो क्या करा के रखते हैं बेटा? ये कॉपीराइट। अब इस कंटेंट को जो है वो बुक बनाकर पब्लिश करना चाहता है एक पब्लिशिंग हाउस जिसका नाम है रचना पब्लिकेशन। एग्जांपल लेते हैं बेटा, रचना पब्लिकेशन। ये जो पब्लिकेशन हाउस है मिस्टर एस का जो कंटेंट है उसे बुक बनाकर पब्लिश करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑथर है उनका कंटेंट कॉपीराइट है, इसलिए रचना पब्लिकेशंस क्या करते हैं? मिस्टर एस के पास आते हैं और बोलते हैं कि सर हम आपका जो एक कंटेंट है वो यूज करना चाहते हैं, अपनी बुक एक बनाना चाहते हैं और बदले में क्या करेंगे? आपको रॉयल्टी पे किया करेंगे। ठीक है, तो लॉ अब बात कर रहा है कि इस केस में जो जीएसटी लगेगा वो कौन पे करेगा? तो लॉ सिंपल बोलता है कि जो जीएसटी लगेगा वो रचना पब्लिकेशन पे करेगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं मिस्टर पी की। मिस्टर पी क्या है? मिस्टर पी बेटा फोटोग्राफर है। ठीक है, अब इनके पास जो फोटोज हैं वो क्या करना चाहता है? एक प्रोड्यूसर जो है वो यूज करना चाहता है उन्हें। तो इस केस में जो भी इनका कंटेंट है वो बेटा कॉपीराइट कंटेंट है। तो इस केस में प्रोड्यूसर जो भी पेमेंट करेगा बेटा मिस्टर पी को उस पर लगेगा जीएसटी। तो जीएसटी जब अट्रैक्ट होगा तो लॉ बोल रहा है इस जीएसटी पे कौन पेमेंट करेगा? आरसीएम में प्रोड्यूसर करेगा। और फर्स्ट वाले केस में रचना पब्लिकेशन कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अब एग्जाम्पल लेते हैं गुरुमान की। सपोज एक पर्सन है गुरुमान, वो क्या करते हैं? वो म्यूजिक कंपोजर है। ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट है सबका। इन तीनों केसेस में ध्यान रखना बेटा सबके पास ओरिजिनल कंटेंट है। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही एक पर्सन है गुरुमान, वो क्या है? म्यूजिक कंपोजर है। और टी सीरीज बेटा एक कंपनी है जो उस म्यूजिक को यूज करना चाहती है। तो लॉ इसमें सिंपल बात करता है कि जब टी सीरीज गुरुमान का जो ये म्यूजिक यूज कर रही है और उसके बदले में उसे क्या दे रही है? कुछ ना कुछ पेमेंट कर रही है, तो उस पर लगने वाला जो जीएसटी है बेटा वो क्या हो जाएगा? इस केस में जो जीएसटी है वो कौन देगा? टी सीरीज कंपनी देगी, ना कि गुरुमान। ये वो बात करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो क्या बोलता था प्रोविजन बोलता था कि सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है कौन? ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट टू अ पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर। तो उस केस में क्या होगा? जीएसटी कौन पे करेगा बेटा? वो पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर, वो ही उस केस में जीएसटी पे करेगा। चलिए नेक्स्ट 10 पॉइंट की बात करते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी टू आरबीआई। देखिए आरबीआई ने क्या किया हुआ है? ओवरसीइंग कमेटी बनाई हुई है। ओवरसीइंग कमेटी क्या करती है?
ओवरसीज ट्रांजैक्शन में हेल्प करती है। तो बदले में क्या करता है आरबीआई से कुछ कमीशन देता है। अब कमीशन जो दिया जा रहा है आरबीआई के थ्रू उस पर लगेगा जीएसटी। अब ये इस जो जीएसटी लग रहा है उसे पे कौन करेगा, तो लॉ सिंपल बोल रहा है उस केस में आरबीआई जीएसटी की पेमेंट करेगा आरसीएम में। नेक्स्ट वो बात करता है बेटा सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डीएसएस। अब इंडिविजुअल डीएसएस क्या है, सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, बैंक को या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसीज को। तो उस केस में जो एनबीएफसीज या बैंक कमीशन दे रहे हैं इंडिविजुअल डीएसएस को, उस कमीशन पे लगने वाले जीएसटी की पेमेंट कौन करेगा, आरसीएम में बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी करेगी। इसमें ध्यान देना बेटा, यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है वो बोलता है इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट यूज किया गया है, ठीक है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। यानी इंडिविजुअल होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी। अब देखिए बिजनेस फैसिलिटेटर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है बैंकिंग कंपनी को, तो उस केस में बिजनेस फैसिलिटेटर को जो भी कमीशन मिलेगा वो बैंकिंग कंपनी प्रोवाइड कराएगी। देखिए ये जो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है या बिजनेस फैसिलिटेटर है, बेसिकली ये क्या है, ये बिजनेस प्रोवाइड कराते हैं बैंकिंग कंपनी। नेक्स्ट 13, सर्विसेज प्रोवाइड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। देखिए अब वो बात क्या करते हैं, देखिए इस केस में वो बात कर रहे हैं कि एक बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी, इसका क्या है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, इसका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है। अब इस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का भी क्या है, एक एजेंट है, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो इस केस में ये जो इसे सर्विस प्रोवाइड कराएगा और बदले में जो कमीशन रिसीव होगा उस कमीशन पे लगने वाला जीएसटी कौन पे करेगा, तो लॉ बोलता है सिंपल, उस पे लगने वाला जो जीएसटी पे करेगा वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट 14, सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विस के केस में क्या बताते हैं कि अगर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो जीएसटी पे करेगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देना, प्रोवाइडर कौन होना चाहिए, सप्लायर कौन होना चाहिए, सप्लायर या प्रोवाइडर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी पर्सन हो सकता है। और रेसिपिएंट कौन होना चाहिए बेटा, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो उस केस में आरसीएम के प्रोविजन लग जाएंगे, बट इसकी कुछ एक्सेप्शन है। वो क्या बोलता है कि सिक्योरिटी सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जा रही है किसे, डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के या यूटी के या लोकल अथॉरिटी को प्रोवाइड की जाती है या गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रोवाइड कराई जा रही है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, किस पर्पस के लिए, सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लिया है अंडर सेक्शन 51। जो जीटीए में हमने पढ़े थे तीनों केसेस वो हैं, लेकिन फोर्थ केस यहाँ पर डिफरेंट है बेटा। वो क्या है, अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, यानी एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने कंपोजिशन स्कीम ली हुई है, उसे अगर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तब भी आरसीएम के प्रोविजन नहीं लगेंगे। तो क्या बोलता है बेटा ये प्रोविजन, ये बताता है कि सिक्योरिटी सर्विसेज अगर प्रोवाइड कराता है कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी है कि वो जीएसटी पे करे एज ए रेसिपिएंट, ठीक है। और सिक्योरिटी सर्विस में बेटा नहीं, सिक्योरिटी पर्सनल भी अगर प्रोवाइड की जा रहे हैं तो वो भी सिक्योरिटी सर्विसेज में आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा अपने इंस्टीट्यूट के बाहर या किसी भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं उनकी बात कर रहा है, उन्हें भी इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो यहां पर बेटा हमारा खत्म होता है आरसीएम के प्रोविजन। एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी हमने आरसीएम के प्रोविजन पढ़े हैं 14, ये सारे के सारे आईजीएसटी एक्ट ने भी सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल किए हुए हैं, ठीक है बेटा। लेकिन इन सभी एंट्रीज के अलावा 2 एंट्रीज और हैं आईजीएसटी एक्ट में जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, वो फाइनल का पार्ट है। जितने भी हमने 14 केसेस पढ़े हैं ये हमारे कोर्स का पार्ट है, बाकी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट, पर्सन लायबल टू पे जीएसटी और जीटीए सर्विस, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बेटा। इसमें बस एक एग्जम्पशन वाला पॉइंट है जो हम कवर कर लेंगे एग्जम्पशन पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वो बात करता है टैक्स पेबल बाय द ईसीओ और नोटिफाइड सर्विस। ईसीओ की जो सर्विसेज हैं, जो नोटिफाइड सर्विसेज है, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी रेट प्रिस्क्राइब फॉर वेरियस गुड्स, ये नॉलेज पर्पस के लिए दिए हुए हैं। जीएसटी के रेट गुड्स के, जैसे कि उन्होंने बताया 0.125% है, 1.5%, 2.56, 9, 14, ये सब एसजीएसटी और यूटी जीएसटी के रेट्स हैं। विद रिगार्ड टू आईजीएसटी इनका आप डबल कर दीजिए, उतने ही रेट हो जाएंगे, जैसे 0.25%,
3%, 5%, 12%, 18% और 20%। बेसिकली जो CGST या SGST के रेट हैं उन्हीं का ही डबल जो होता है वो IGST होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अंडर GST, तो समझिए बेटा क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है GST में। तो पहले सिंपल समझते हैं क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है। चूंकि तरह तरह के गुड्स हैं और डिफरेंट रेट्स लगते हैं गुड्स पर, तो हम कैसे क्लासिफाई करें, कैसे समझें कि इस गुड्स पर ये रेट लगेगा, इस पर ये लगेगा। तो बेटा सबसे पहले आप समझिए एक HSN सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। HSN क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसे बनाया था बेटा वर्ल्ड्स कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने। इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बनाया? एक डेवलप किया एक नॉमेनक्लेचर जिसमें अक्रॉस द वर्ल्ड 5000 प्लस जो गुड्स हैं उन्हें बेटा कोडिफाई कर दिया गया, उनका कोड बना दिया गया है। 6 डिजिट का जो कोड है वहां पर बनाया जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की तो यहां पर जो है 8 डिजिट का कोड काम करता है। यानी हमारा जो HSN कोड होता है वो 8 डिजिट का होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड 6 डिजिट का होता है। GST में जो बेटा ये HSN सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, ये आया है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 का फर्स्ट शेड्यूल से। यानी हमने सबसे पहले कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम था वो अडॉप्ट कर लिया था, और वहीं से फिर हमने जो फर्दर GST एक्ट जब आया तो उसमें इस सिस्टम को अडॉप्ट कर दिया। ठीक है, अब समझते हैं ये कैसे काम करता है। सेक्शन, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम, ये सब क्या होती है। तो देखिए बेटा समझिए, तो समझिए बेटा जो हमारा कस्टम टैरिफ एक्ट है CTA 1975, ये बेटा 21 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, और इन 21 सेक्शन में बेटा 98 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 98 चैप्टर्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारा HSN होता है वो 8 डिजिट का होता है। सपोज HSN जो हमारा कोड है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 डिजिट का कोई कोड है, मैक्सिमम 8 डिजिट का हो सकता है, बात ये करता है लो। ठीक है, अब इस कोड के जो फर्स्ट 2 डिजिट होंगे बेटा ये रिप्रेजेंट करते हैं बेटा चैप्टर को, कि कौन से चैप्टर में जो है फॉल कर रहा है गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट जैसा कि बेटा हमने समझा था सेक्शन, सब सेक्शन, फिर क्लोज, फिर सब क्लोज, ऐसे ही ये फंक्शन करता है। पहले होता है चैप्टर, फिर हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर टैरिफ आइटम। ठीक है, तो चैप्टर के बाद आती है बेटा हेडिंग, नेक्स्ट 2 डिजिट और कंसीडर कर ली जाती है, यानी जो फर्स्ट 4 डिजिट हो गई वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी? वो रिप्रेजेंट करेंगी हेडिंग के बारे में बेटा। ठीक है, ये फर्स्ट 4 डिजिट क्या बताती हैं? हेडिंग। नेक्स्ट, अब हेडिंग के बाद जो होता है बेटा सब हेडिंग होता है। ठीक है, सब हेडिंग का मतलब यानी जो 6 डिजिट हुई ये क्या डिफाइन करती है? सब हेडिंग डिफाइन करती है कि कौन सी सब हेडिंग में गुड्स फॉल कर रहा है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट अब बची हमारी लास्ट 2 डिजिट, और लास्ट जो आइटम होती है बेटा वो होती है हमारी टैरिफ आइटम, यानी टोटल जो 8 डिजिट है वो बताती हैं किसके बारे में? टैरिफ आइटम के बारे में बताती है। यानी पूरा जो HSN है हमारा इस तरह काम करता है। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह हम क्लासीफाई करते हैं गुड्स को कि गुड्स के ऊपर कौन सा रेट लगेगा सेक्शन के अकॉर्डिंग। फिर सेक्शन में चैप्टर होते हैं, चैप्टर में हेडिंग, हेडिंग में सब हेडिंग, सब हेडिंग में बेटा होती है टैरिफ आइटम, फिर रेट एप्लीकेबल हो जाता है। ये बात थी बेटा गुड्स के बारे में। ठीक है, GST जो है सर्विसेज की क्लासिफिकेशन दूसरे तरीके से करता है। बेसिकली एक मॉडिफाइड वर्जन है जो यूनाइटेड नेशन सेंट्रल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन का है, उसका मॉडिफाइड वर्जन हम लोगों ने अडॉप्ट किया गया है। इस केस में क्या है बेटा, जो सर्विसेज हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया है अलग अलग सेक्शन में, हेडिंग्स में और ग्रुप्स में। चैप्टर 99 जो है वो असाइन करता है सर्विसेज के बारे में, वो डिफाइन करता है सर्विसेज के बारे में कि कौन कौन सी सर्विसेज है, कैसे होती है। जैसे अगर हम चैप्टर 99 की बात करें तो वहाँ पर सेक्शन बने हुए हैं। सेक्शन 5 डिफाइन करता है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, सेक्शन 6 जो है डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड सर्विसेज, सेक्शन 7 फाइनेंशियल एंड रिलेटेड सर्विस, रियल एस्टेट, ये सारी सर्विसेज जो है वो बात करता है। और फिर फर्दर सेक्शन को किस में डिवाइड किया जाएगा? हेडिंग में, और हेडिंग को फर्दर किस में डिवाइड किया जाएगा? सब हेडिंग में, और सब हेडिंग कहाँ पर? टैरिफाइड किए जाते हैं। समझ आ गया कैसे क्लासीफाई किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो है GST रेट प्रिस्क्राइब किया वेरियस सर्विसेज के, ये भी सिर्फ हमें एक नॉलेज पर्पस के लिए दिया हुआ है। 2.5, 6, 9, 14, और IGST में इनका डबल हो जाएगा 5, 12, 18, 28। ठीक है बेटा, समझ गए। चलिए, ये जो इस ग्रीन बॉक्स में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है बेटा, इफेक्टिव रेट ऑफ GST और रियल एस्टेट सेक्टर, ये जो बताइए सिर्फ हमारे इन्फॉर्मेशन या नॉलेज पर्पस के लिए, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा कंपोजिशन स्कीम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट
कंसेप्ट है कॉम्पोजिशन स्कीम। सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट डिफाइन करता है कि कॉम्पोजिशन स्कीम होती क्या है। तो आइए फटाफट से समझते हैं कंपोजिशन स्कीम होती क्या है। तो कंपोजिशन स्कीम जो लेके आए थे बेटा वो स्मॉल टैक्स पेयर जो होते हैं उनके लिए लेके आए थे। चूंकि जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं बेटा उन्हें ज़्यादा कंप्लायंस करनी नहीं पड़ती, तो अगर वो नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह काम करे तो वहाँ पर उनकी कंप्लायंस कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, जीएसटी पे करने में एक हडल फेस करते हैं, एक कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे स्मॉल टैक्स पेयर, ऐसे छोटे टैक्स पेयर के लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस की जिसे बोला कंपोजिशन स्कीम। और उसमें एक डिफाइन कर दी सर्टेन टर्नओवर की लिमिट कि आपका टर्नओवर जो है अगर इतना रहता है, इस लिमिट के अकॉर्डिंग रहता है, तो आप सिंपल क्या है, आपको ज़्यादा जो कंप्लायंसेज हैं उन्हें करने की जरूरत नहीं है। आप एक स्मॉल टैक्स पेयर की तरह काम करिए, आपकी कंप्लायंस कॉस्ट भी इंक्रीज नहीं होगी और सिंपल आप जीएसटी में स्मूथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम इज एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर लेवी ऑफ टैक्स डिजाइन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर हुज टर्नओवर इज अप टू प्रिस्क्राइब लिमिट। जैसे कि हमने बात की, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था स्कीम का, टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड टू रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर। ऐसी कोई स्कीम जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस की जो कहलाई कंपोजिशन स्कीम। इससे क्या हुआ, स्मॉल टैक्स पेयर को बेटा बहुत ही ईजी हो गया, जीएसटी में स्मूथ फंक्शनिंग हो गई। अदरवाइज जो है उन्हें काफ़ी कंप्लायंस कॉस्ट बियर करनी पड़ती जो उनके लिए एक हर्डल का काम करती जीएसटी में। प्राइमरली कंपोजिशन स्कीम जो अवेलेबल थी वो किसके लिए थी, सिर्फ और सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस। जो सप्लायर ऑफ गुड्स हैं और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए प्राइमरली कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, कंपोजिशन सप्लायर जो थे उन्हें परमिट कर दिया गया कि वो सप्लाई कर सके कुछ सर्विसेज की एक स्पेसिफाइड लिमिट की, जो आज हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कौन से ऐसे एलिजिबल टैक्स पेयर हैं जो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। तो लॉ बोलता है स्मॉल टैक्स पेयर with an aggregate turnover in a preceding financial year up to rupees 1.5 crore shall be eligible for composition levy। तो लॉ बोलता क्या है कि वो टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर एक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1.5 करोड़ तक है वो ही एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए। तो ध्यान दे बेटा, यहाँ पर एक वर्ड है एग्रीगेट टर्नओवर। सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, और दूसरा ये जो लिमिट है 1.5 करोड़ की, क्या ये सभी केसेस पर एप्लीकेबल है या कुछ पर है या कुछ पर नहीं, इसके बारे में भी समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है। तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब समझिए कि जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट जो है वो 1.5 करोड़ वाली चेक करेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड क्या करेंगे और एक्सक्लूड क्या करेंगे। तो सिंपल देखिए बेटा, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो भी सप्लायर है उसकी आउटवर्ड सप्लाई में हम इंक्लूड कर देंगे क्या, टैक्सेबल सप्लाई जितनी कर रहा है वो इंक्लूड हो जाएगी, एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो भी इंक्लूड हो जाएगी, एक्सपोर्ट अगर कुछ किया है उसने वो भी इंक्लूड, इंटर स्टेट कोई सप्लाई है बेटा वो भी इंक्लूड। लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोलता है, of person having the same PAN be computed on all India basis। on all India basis की बात कर रहा है। देखिए बेटा मैं समझाता हूं आपको, कहना क्या चाहता है वो, कि अगर एक पर्सन है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट है, एक है दिल्ली में, ठीक है, और दूसरी कहाँ है, दूसरी है यूपी में, तो उस केस में जो एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा वो दोनों का कंसीडर किया जाएगा एक साथ बेटा। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर में एक्सक्लूड क्या होगा, यानी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड क्या नहीं किया जाएगा। एक तो उन्होंने बोला सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जो भी ये सेस है या टैक्स है आप उसे इंक्लूड नहीं करेंगे इन सभी सप्लाईज में। दूसरा, अगर कोई इनवर्ड सप्लाई ली थी सप्लायर ने जिसपे उसने रिवर्स चार्ज में पेमेंट की, जैसे मैंने आपको बताया था, याद करिए 94 में क्या बोलता था कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव कर रहा है गुड्स या सर्विसेज या दोनों, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन क्या किया करता था, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर दिया करता। उनकी बात कर रहा है कि वो वाली जो सप्लाई है इनवर्ड सप्लाई वो भी इंक्लूड नहीं की जाएगी एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते समय। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट अब बात की गई है 1.5 करोड़ वाली जो लिमिट है, इसके बारे में अब बात कर लेते हैं कि यहाँ क्या बताया जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 1.5 करोड़ वाली लिमिट एप्लीकेबल है ये सभी स्टेट पर एप्लीकेबल है, बट जो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है बेटा उन पर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। वहां पर कौन से लिमिट एप्लीकेबल होगी, वहां पर होगी 75 लाख की। तो कौन कौन से 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है बेटा, वो है अरुणाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये 8 स्टेट ऐसे हैं जहां पर 75 लैक्स वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी कंपोजिशन स्कीम की। 1.5 करोड़ वाली लिमिट नहीं देखी जाएगी। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है कि अगर एक पर्सन की एस्टेब्लिशमेंट वो है एक दिल्ली में और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है सर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, किसी भी में हो सकती है। सपोज हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में है, तो सर लिमिट कौन सी एप्लीकेबल होगी? तो बेटा ध्यान देना, जब भी कभी असेसी की कोई भी एस्टेब्लिशमेंट स्पेशल कैटेगरी स्टेट में फॉल करती है, कोई भी एक या एक से ज़्यादा, तो वहां पर लिमिट क्या हो जाएगी बेटा? लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी 75 लैक्स वाली। कंपोजिशन स्कीम की जो लिमिट एप्लीकेबल होगी एग्रीगेट टर्नओवर के लिए वो हो जाएगी कितनी? 75 लाख हो जाएगी। भले ही उसकी एक एस्टेब्लिशमेंट अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्यों ना हो, लेकिन दोनों के लिए, दोनों एस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन सी लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी? स्पेशल कैटेगरी वाली स्टेट वाली एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आ गई ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान देना। चलिए, तो यानी कंपोजिशन स्कीम में क्या बताया गया? कंपोजिशन स्कीम में बताया गया कि एक पर्सन कंपोजिशन स्कीम ले सकता है अगर प्रीवियस ईयर में उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहा हो इन केस ऑफ अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में उसका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख तक है तभी वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। और कंपोजिशन लेवी के लिए हमें जो एग्रीगेट टर्नओवर देखना है वो हमें देखना है ऑन ऑल इंडिया बेसिस, यानी एक पैन पर जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है असेसी के पूरे इंडिया में उन सबका हम एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेंगे। इन केस अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट स्पेशल कैटेगरी स्टेट में फॉल करते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर जो लिमिट है वो हो जाएगी 75 लाख। ठीक है बेटा, आसाम, हिमाचल और जम्मू और कश्मीर, ये जो 3 स्टेट है बेटा, यहां पर लिमिट 1.5 करोड़ वाली ही रहेगी। अब बात करते हैं रेट्स ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी स्कीम। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 रीड विद रूल 7। ये रूल 7 में से बताया गया बेटा, जो रजिस्टर पर्सन है जैसा कि हमने पढ़ा 1.5 करोड़ की लिमिट उस पर एप्लीकेबल होती है अदर देन 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो अब रेट कौन से एप्लीकेबल होते हैं? कैटेगरी ऑफ रजिस्टर पर्सन, कौन कौन से रजिस्टर पर्सन है? रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा? मैन्युफैक्चरर, पहला आ गया बेटा मैन्युफैक्चरर। अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो नोटिफाई किए हुए गवर्नमेंट ने कि ये मैन्युफैक्चरर जो है कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, उन्हें छोड़ के जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए रेट है बेटा 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये जो 0.5% है बेटा ये CGST का रेट है, ध्यान रखना। जब IGST हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1%। ठीक है, 0.5% ऑफ किसका? टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो बेटा ये जो टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी होता है ये सिंपल एग्रीगेट टर्नओवर ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? जब हमने एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट किया था हमने सभी एस्टेब्लिशमेंट का किया था, सेम पैन भी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, लेकिन यहाँ पर जो ये कंप्यूट किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए किया जाएगा। समझ आ गया बेटा? तो एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस है? सिंपल एक डिफरेंस है, जो टर्नओवर इन स्टेट होता है वो उसी स्टेट का कैलकुलेट किया जाता है जहां पर एसएससी की एस्टेब्लिशमेंट है, और जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है वो ऑल एस्टेब्लिशमेंट का कैलकुलेट किया जाता है विच आर रजिस्टर्ड ऑन द सेम पैन। ठीक है बेटा, तो मैन्युफैक्चरर के लिए रेट कितना है? 0.5% है टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी के केस में। नेक्स्ट, सप्लायर मेकिंग सप्लाईज रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ सी। देखिए यहां बात कर रहे हैं वो रेस्टोरेंट सर्विसेज के बारे में, कि जो रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है सप्लायर, उसके केस में कितना हो जाएगा बेटा? 2.5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूटी, यानी इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा? 5% का हो जाएगा। अगर IGST की बात करें, इंटर स्टेट होते ही वो 5% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट एंड चैप्टर 2 कंपोजिशन लेवी, तो उसके केस में बात करता है 0.5%। तो बेटा रेट क्या हुआ? देखिए सिंपल, मैन्युफैक्चर के केस में भी 0.5% है। अदर कोई सप्लायर है, यहाँ पर जो बात की गई है नॉर्मल ट्रेडर की बात की गई है बेटा थर्ड पॉइंट में, अदर कोई सप्लायर है तो उसके लिए भी 0.5% है। और इफेक्टिव रेट क्या है? इफेक्टिव रेट होगा सर ये 1% और 1%। और बेटा जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करा रहा है सप्लायर, उसके लिए कितना हो गया? उसके लिए हो गया 5% इफेक्टिव रेट। ठीक है बेटा, समझ आ गया? रेट समझ आ गए, एग्रीगेट टर्नओवर समझ आ गया, टर्नओवर इन स्टेट समझ आ गया, लिमिट समझ आ गई, कंडीशन समझ आ गई कि
कब मिलती है कंपोजिशन लेवी स्कीम। लेकिन एक चीज रह गई बेटा कि कंपोजिशन स्कीम ले कौन सकता है, ये अभी हमारा समझ नहीं आया, तो उसके लिए वो बात करता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। ठीक है बेटा, आइए सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 मैं आपको पहले कराता हूं। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इस टॉपिक को रिवाइज। इन केस अगर आपको आती कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।